हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाल शिक्षा वर्ल्ड। आज हम लोग साइंस का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी देखेंगे हम लोग। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट अक्सर फंसते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी जब एग्ज़ाम लिखने जाता हूँ तो इनमें क्वेश्चन में फंस जाता था। इसीलिए आज मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना भी इसमें हो सके उसको समझा दूँ, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। और आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑर्डर मतलब गंध, सेंट, चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उसको क्या कहते हैं? हिंदी में वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है। ऑप्शन है प्राकृतिक संकेतक, नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा है कृत्रिम संकेतक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तीसरा है एसिड बेस संकेतक, एसिड बेस इंडिकेटर्स, चौथा है घ्राण संकेतक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शन हैं और 4 में से जो है सो सभी क्लोज वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि कन्फ्यूजन आदमी कर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको जो है सो आज हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका आंसर जो है सो घ्राण संकेतक के रूप में होगा, ठीक है। घ्राण संकेतक क्या होता है? तो जिसको हम अपने नोज से, नाक से सूंघ सकते हैं, ठीक है, और पता कर सकते हैं, उसी को ही वही चीज़ यहाँ बात बोला जा रहा है, ठीक है। घ्राण संकेतक के रूप में यहाँ पे ऑनियन जूस, प्याज का रस बोल सकते हैं, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल और वेनिला, ये भी एक प्रकार का क्या बोलते हैं, घ्राण संकेतक है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है सो हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी एसिड या फिर कोई बेस है सो। बस इसको अगर हम बेस के संपर्क में लाएंगे तो ये अपना सेंट चेंज कर देगा, और अगर एसिड के बेस लाएंगे तो भी ये सेंट चेंज कर देगा, ठीक है। आगे है, यहाँ पे कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। संकेतक जो है सो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संकेतक यानी नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होता है सिंथेटिक यानी कृत्रिम, और एक होता है गंधीय संकेतक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग कृत्रिम संकेतक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कृत्रिम संकेतक में आता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और दूसरा है फेनोल्फथैलीन। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम नाम होता है, इसीलिए हम इसका यहाँ पे हिंदी नहीं लिखे हैं। ये भी जो है सो हम लोग ये दोनों से भी जो है सो हम लोग पता लगाते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। बस इसको हम लोग मीडियम में डालते हैं। उसके बाद जो है सो नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक संकेतक, इसमें आता है हल्दी, और दूसरा आता है लिटमस, और तीसरा नंबर में है रेड कैबेज जूस। हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं, लिटमस को तो लिटमस बोलते हैं। जिसको कहाँ से बनाया जाता है? तो लाइकेन से ये बनता है। लाइकेन आप जानते होंगे, ठीक है। और रेड कैबेज जूस, लाल पत्ता गोभी का रस, ये सब भी जो है सो अपना अपना कलर चेंज कर देते हैं। आपने हल्दी को देखा होगा कि जब भी अगर आप हल्दी में लगाते हैं और उसको साबुन से धोते हैं तो ये रेड कलर का चेंज हो जाता है। यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि साबुन क्या है? बेसिक है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन ऑक्सीजन गैस स्पीड ऑफ साउंड इज 316 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा है इन वाटर, ब्रैकेट में लिखा हो डिस्टिल्ड, मतलब डिस्टिल्ड वाटर का बात हो रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इज 1498 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आपको बताना है कि ये दोनों में से कौन सही है, ठीक है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही ऑप्शन जो है सो सही है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर होती है, ये बिल्कुल सही है। जल यानी आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम एक टेबल बना दिए जिसमें साउंड का चाल कहाँ कहाँ पे कितना होता है मीटर प्रति सेकंड में, वो बता दिए हैं। जैसे कि पहला मीडियम है स्टील, अगर हम स्टील में साउंड का स्पीड का बात करें तो 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है।
लोहा में देखें तो 5,950 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि कांच में 3,980 मीटर प्रति सेकंड होता है स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की चाल। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1,531 मीटर प्रति सेकंड होता है। आसुत जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में यानी एयर में 346 मीटर प्रति सेकंड होता है, और ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है। यानी हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहने का मतलब है कि घटते जा रहा है वेलोसिटी, यानी कि अगर हम सबसे अधिक यहाँ देख सकते हैं स्टील में होता है ध्वनि की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ऑप्शन अगर स्टील रहे तो वहाँ पे हमको स्टील ही मारना है। ठीक है, और जो है सो हम बहुत सारा क्वेश्चन देखे, यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा करके देते रहता है। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जितना भी चाल के बारे में बात किया गया है सब 25 डिग्री सेल्सियस पर बात किया गया है, यानी कि टेम्परेचर घटाने या फिर टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड पर इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस कंडीशन दे दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख दिया है, आप देखिए और इसको पढ़ के आंसर देने का प्रयास कीजिए। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस थ्रू द, यानी ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा होता है। ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी मीनिंग होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से एक इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है वेस्कुलर बंडल्स, हिंदी में संवहनी गुच्छा। दूसरा है कॉर्टेक्स, हिंदी में वालकुट। तीसरा है स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र। चौथा है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। ठीक है, तो किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तियों में पाया जाने वाला एक छोटा सा सेल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत ही टाइनी ओपनिंग होता है, यानी कि इसमें एक बहुत ही छोटा सा छिद्र होता है, इसको पोर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाता है। एपिडर्मिस क्या है, अगर आप कोई पत्ता लेंगे, पत्ते का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसी ऊपरी हिस्सा को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, और ये स्टोमेटा वहीं पे पाया जाता है। कभी कभी किसी पौधे में स्टेम में भी स्टोमेटा पाया जाता है और अदर ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। इसका फंक्शन है, मेन फंक्शन होता है गैसों का आदान प्रदान करना। या तो आप कह सकते हैं कि कोई भी पौधे स्टोमेटा से ही सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने स्टोमेटा का फिगर बना दिया हुआ है, देखिए ये आपको गोल सा लंबा सा दिख रहा होगा, ये गार्ड सेल कहलाता है। गार्ड सेल कभी सिकुड़ता है तो कभी फैलता है। जैसे कि अगर हम लोग अगर कोई पौधा रेगिस्तान में है, डेजर्ट में है, तो ये दिन के समय सिकुड़ जाता है ताकि पत्तियों से जो है सो पानी नहीं निकल पाए। ठीक है, और रात के समय खुल जाता है, और रात के समय जब खुलता है तो यहाँ से वो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ये वाला जो बीच वाला एरिया है यही स्टोमेटल पोर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। और ये जो डॉट डॉट दिख रहा है छोटा छोटा, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये वर्णक होते हैं, इसी की वजह से जो है सो पौधे में कलर आता है। क्लोरोफिल की वजह से जो है सो ग्रीन कलर के हमारे पत्ते दिखते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हम लोग देखेंगे कि गाड़ी जब चलती है तो क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कार चलते समय विपरीत दिशा से बहने वाली हवा का सामना कर रही है। विपरीत दिशा से कार इधर चल रही है, हवा उधर से आ रही है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पे मेन चीज बात है कार्य, यहाँ पे वर्क के बारे में पूछा गया है। इंग्लिश में लिखा है, कार वाइल मूविंग इज फेसिंग ए वाइंड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, द वर्क डन बाय द वाइंड ऑन द कार विल बी। कितना वर्क डन होगा सो पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे है इन्फिनिटी, दूसरा है पॉजिटिव, तीसरा है 0, चौथा है नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ।
पॉजिटिव कार्य किसे कहते हैं, नेगेटिव कार्य किसे कहते हैं और कार्य जीरो कब होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर बल यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर धकेल रहा है कोई आदमी, और वस्तु जो है सो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कर रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कार्य हुआ है, मतलब बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हुई है। ठीक है, अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन वस्तु जो है सो उल्टा घसक रही है, जैसे कि कार बल लगा रहा है, कार जा रही थी इस डायरेक्शन में, सॉरी मतलब हवा जो है सो बल लगा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन कार इधर ही मूव कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे ये नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर कोई वस्तु है उस पर इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है सो जस्ट 90 डिग्री के एंगल में हो रही है डिस्प्लेसमेंट, बल इधर लग रहा है लेकिन वस्तु इधर खसक रहा है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कार्य जो है सो जीरो हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि जब भी कोई कार चलती है और हवा उस पर बल लगाती है तो वहाँ पे हवा द्वारा नेगेटिव कार्य किया जाता है, क्योंकि कार पीछे की ओर हवा की दिशा में नहीं बढ़ती बल्कि आगे की ओर कार चलते रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डैश। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, 81 ग्राम एल्यूमिनियम में मौजूद मोल की संख्या कितनी है डैश। ठीक है, यानी कि खाली स्थान है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोल के बारे में जानना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग तेल को या फिर पानी को या फिर दूध को लीटर में नापते हैं, दूरी को मीटर में नापते हैं, कपड़े को भी मीटर में नापते हैं, और केले को दर्जन में नापते हैं, अंडे को भी दर्जन में नापते हैं, इसी तरीके से एलिमेंट में जो है सो हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं उसको नापने के लिए। कोई भी तत्व है, जैसे कि तत्व तो हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा होता है, उनको हम लोग मोल में नापते हैं। 1 मोल बराबर होता है 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल 1 ग्राम लेते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर मास है, उसका इतना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसके मॉलिक्यूलर मास को बता रहा है 1 ग्राम कोई भी मटेरियल के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है सो नेक्स्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ से लिख दिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है द एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27, मतलब यहाँ पे 1 मोल का वैल्यू दे दिया है हम लोग को। ठीक है, और हमको पूछ रहा है कि अगर 81 ग्राम एल्युमिनियम है तो उसमें कितने सारे मोल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है 81 ग्राम। ठीक है, और 1 मोल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 27, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन कंटेन 32 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। एक विलियन में 320 ग्राम पानी में 32 ग्राम साधारण लवण होता है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा, यहाँ पे विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा बात किया है, द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता यानी कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, इसके लिए बस आपको ये फॉर्मूला बहुत ही मस्ट होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप निकाल लीजिएगा, अदरवाइज नहीं सकेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मान के चलो हम एक तरफ लेते हैं शुगर और एक तरफ दोनों के लिए लिए हम वाटर, दोनों को मिक्स कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक ठो बनता है सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करने पर। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे विलियन। जबकि जो पानी है वो कहलाएगा विलायक।
यानी इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्वेंट। और ये जो शुगर जो घुल रहा है उसको बोलेंगे विलेय, इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 ग्राम, ये मेरा सॉल्यूट है, तो हम लिख दें यहाँ पे सॉल्यूट। ठीक है, अब हमको बोला है मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे चाहिए, तो यहाँ पे 320 ग्राम जो है वो मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ये मेरा सॉल्वेंट है। जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाएंगे तो जा करके मेरा बनेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको करते हैं 32 इंटू 100 में भी देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है क्लियरली, अपॉन 352 इंटू 100। और जब इसको हम लोग कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9.09%। क्योंकि अभी डिवाइड करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया अंडरगो। अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु गुजरते हैं। ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, दूसरा है बर्डिंग, मुकुलन, तीसरा है बाइनरी फ्यूजन, हिंदी में द्विखंडन, चौथा है मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन। यानी कि वो अपने जैसे और भी प्राणी, यानी कि जो रिप्रोडक्शन, जनन किस तरीके से करते हैं, किस विधि द्वारा करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आपको हम बता देते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनिमल्स में होता है और ह्यूमन बींग्स में होता है। बर्डिंग जो है सो हाइड्रा में होता है, और बाइनरी फ्यूजन जो है सो अमीबा और पैरामीशियम और बैक्टीरिया में होता है। बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है कि इसमें जो है सो 2 ग्रुप में टूटते हैं। अगर मान के चलिए ये अमीबा है मेरा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो है सो अपने यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो पूरा सेल को पूर्ति नहीं कर पाता, इसलिए 2 ग्रुप में डिवाइड होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से। और ये धीरे धीरे क्या होता है, टूट करके 2 ठो अलग अलग अमीबा का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुखंडन किस में होता है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।